Shri Manisha Fernandez, National President for IWWA, Pramalika Gupta, Vice President, मेरे मित्र जिनकी किताब का विमोचन करे वो डॉक्टर संजय दास, डॉक्टर एन मुखर्जी, चेयरपर्सन ऑफ नागपुर चैप्टर, ईशा जी, मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण और उपस्थित सभी पानी के क्षेत्र से जुड़े हुए अनुभवी वर्कर के उपस्थित भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं संजय दास जी को विशेष रूप से धन्यवाद भी दूंगा और अभिनंदन भी करूंगा कि उन्होंने 24/7 वाटर सप्लाई लेने के ऊपर अपने एक्सपीरियंस के आधार पर एक बहुत अच्छी किताब लिखी है। वो इसलिए उपयोगी है कि देश में 24/7 ये योजना लगभग यशस्वी नहीं हुई है। केवल एक शहर है जिसमें इसका प्रयोग हुआ था, वो नागपुर था, और नागपुर में इसके कुछ अच्छे भी परिणाम हैं, पर कुछ कमियां भी, त्रुटियां भी उसमें आई हैं। 24/7 ये बहुत उपयोगी है, और ये इसलिए उपयोगी है कि फाइनेंशियल ऑडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट परफॉर्मेंस ऑडिट इज मोर इंपॉर्टेंट देन फाइनेंशियल ऑडिट। हमारी जो नगर परिषद और महानगर पालिका और स्टेट गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं, अगर मैं सच बोलूँ आप नाराज होंगे, नहीं बोलूँ तो सच को नहीं बोलूँगा ऐसा। सब योजनाएं जो है लगभग ठीक प्रकार से नहीं है, बहुत अपवाद है, कहीं कहीं तो सोर्स ही नहीं है और योजना हो रही है। कौन से साइज के पाइप यूज कर रहे हैं, कौन यूज कर रहा है पता नहीं, ग्रेडियंट कहां से कहां जा रहा है पता नहीं, अनेक त्रुटियां उसमें है। और इसलिए मैं जब विधानमंडल में था तो संजय दास जी उस समय मेंबर सचिव थे और लगातार एलएक्यू लगता था पेज 2 पर, और हाउस में खूब विघ्न आता था। सरकार भी आदत पड़ी है वही उत्तर देने की, और अपोजिशन को भी आदत पड़ेगी बार बार पूछने की, खाया पिया कुछ नहीं, क्लास पढ़ा यही आदत है। The basic reason we need to understand what are the exactly problems, और इसलिए जो संजय जी ने अपने अनुभव को जो लिखा है, उसके जो चैप्टर्स यहाँ इसमें है, ये भविष्य की जनरेशन में ये सक्सेस स्टोरी बनाने के लिए बहुत उपयोगी होंगे, और वो इसमें के बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं। मैं भी उनका सलाह लेता हूँ। मुझे इसके बारे में मेरा ज़्यादा अध्ययन नहीं है, पर मेरे जीत के कारण पहला प्रोजेक्ट देश में शुरू हुआ, तो मेरे गले में माला तो पहनाते ही लोग कि तुमने नहीं होगा, तो नेचुरली मैं इसमें काफ़ी इन्वॉल्व रहा, पर मेरा इसका कोई अध्ययन नहीं, और मैं इतना विद्वान भी नहीं हूँ। मैं बहुत बार लोगों को बताया कि लोगों को मेरे बारे में बहुत नहीं है कि मैं बहुत विद्वान हूँ और इंजीनियरिंग के बारे में बहुत ज़्यादा समझता हूँ, और वस्तुस्थिति वैसी नहीं है। मैं 75 में जब मैट्रिक पास हुआ तो इमरजेंसी लग गई थी, तो मैं इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन में था, तो मुझे मैट्रिक में जो परसेंटेज मिला था वो 52% मिला था, और 49.26% साइंस ग्रुप में मिला था। मेरे घर में मेरे बहनों की माँ की इच्छा थी कि मैं इंजीनियर बनूं, पर मैं एडमिशन तो छोड़ो, एडमिशन के लिए ही डिस्क्वालीफाई थे। इसलिए मुझे कोई ज़्यादा उसका नॉलेज नहीं है। एक बात जरूर है कि मुझे 17 डॉक्टरेट्स मिली है, और अभी तक मैं डॉक्टर नाम नहीं लगा था। और उसमें से जो डॉक्टरेट है उसमें से महाराष्ट्र के सभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की मुझे डिग्री मिली है, और वो एग्रीकल्चर साइंस और वाटर कंजर्वेशन में मिली है। और इंजीनियरिंग में भी
काफ़ी वर्ल्ड रिकॉर्ड साथ हमारे हुए हैं और काफ़ी नए नए प्रयोग हुए हैं। इसके कारण लोगों में ये गलत फहमी है कि मैं इसमें कुछ जानता हूँ। तो मैं तो जानता नहीं हूँ। ये किताब मैं संजय जी की और मेरे मित्र हैं संजय कुलापुरकर, संजय दास जी की, उनको मैं बताने वाला हूँ कि इसको पूरा पढ़ो और उसका शॉर्ट में स्क्रिप्ट तैयार करके मुझे समझाओ, क्योंकि देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि 24/7 सक्सेस होना चाहिए और ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हमारी सरकार ने और प्रधानमंत्री जी ने हाईएस्ट प्रायोरिटी दी है। इसमें वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। विदाउट गुड इंफ्रास्ट्रक्चर वी कैनॉट गेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट, and without capital investment in infrastructure we cannot develop industry, trade and business and agriculture, and without developing agriculture, industry, trade and business we cannot create employment potential, and without employment potential we cannot increase per capita income and growth. So basic is how we are going to increase the growth of our country. ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसमें इस क्षेत्र के बारे में बहुत ही रिफॉर्म लाने पड़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग अच्छा काम नहीं करते, आप करते हैं, पर आपको हम करने नहीं देते। आजकल जो कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं उसमें टेक्निकल क्वालिफिकेशन में इतना ही लिखना बाकी रहा है कि काला कोट पहनकर जो आएगा वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्वालिफाइड कंडीशन डालने की रहेगी, बिकॉज यू नो दैट कि टेक्निकल और फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन कैसे बढ़ते हैं। और इसलिए अभी मैं जायका के 2400 करोड़ के प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ और कल मेरे यहाँ मीटिंग हुई तो मैंने कमिश्नर को बुलाकर बोला कि मुझे टेक्निकल और फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन देखने हैं, फुल कॉम्पिटिशन चाहिए। तुम तो पहले ही बेटा जन्म लेने के पहले ही उसके माँ बाप के नाम से कैसे होगा, ये पहले ही इसका टेक्निकल क्वालिफिकेशन करने में अनेक लोग माहिर है, उसमें से आप में से कुछ लोग हैं, ऐसा मुझे नहीं कहना। और इसलिए ये ट्रांसपेरेंसी के साथ होना चाहिए। इसी का पहला मतलब जो है ये सबसे, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, मैं रोड सेक्टर की बात कर रहा हूँ, सबसे बड़े कल्प्रिट कोई है, कल्प्रिट, आई एम यूजिंग वर्ड कल्प्रिट डेलिबरेटली, ये है डीपीआर कंसल्टेंट। ये घर में बैठकर गूगल पे बैठकर प्लान बनाते हैं और इसके लिए मैं आप सबको कहूंगा द सक्सेस स्टोरी इन महाराष्ट्र इज मुंबई पुणे एक्सप्रेस। मैं जब मंत्री था तो डिपार्टमेंट का बजट था करीब 3500 करोड़ का और काम करने वाले लोग थे 39,000। और जब MSRDC की स्थापना हुई जिसका मैं फाउंडर हूँ, उसमें काम हुए 8,000 करोड़ के और मैंने जब शुरुआत की तब 49 लोग थे और बाद में मुश्किल से 125 लोग थे। तो सरकार में इतने लोग फुकट के हैं कि बहुत से लोगों को तो ऑफिस में ना आने के लिए अलाउंस देना चाहिए, क्योंकि उनका एक्सपर्टाइज ये है कि चलती गाड़ी देखते ही खिला लेकर कैसे उसको पंचर करे, इसी में उनकी एक्सपर्ट की है। और आप में से कोई ऐसे नहीं है अलग, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड पॉजिटिविटी, हाउ टू बी लीडर। तो जो मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे में क्या हुआ, हमने कहा कि जैसे शादी हो गई तो ब्राह्मण से लेकर, घोड़े से लेकर, बैंड बाजे से लेकर रिसेप्शन तक एक ही व्यक्ति को काम देते हैं, वो अच्छा है। हमारे यहाँ क्या होता है कि पाइप अगर कॉन्ट्रैक्टर को काम मिलता है तो एक्विजिशन नहीं होता, एक्विजिशन हुआ तो इन्वायरमेंट वाला आना पड़ता है, इन्वायरमेंट वाले ने क्लियर किया तो नेता आ रहा आता है स्टेट, कोई आते ही नहीं काम करो करके। मेरे यहाँ जो भी मैक्सिमम लोग आते हैं वो कहते थे रोड का काम बंद करो, स्टे करो। हमारे इसी मानस है और इसलिए विवाद होते रहते हैं। हम बदनाम है पॉलिटिशियन। हमारे यहाँ नागपुर में एक बड़ा ऐतिहासिक विवाद चला कि अनधिकृत लेआउट हुए क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ प्लॉट्स नहीं हुए। नागपुर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट और महानगर पालिका तो अवैध बच्चों का निर्माण हुआ
और वो सब हमारे पास माँ बाप करके हमारे कंधे पे खेलने लगे। अब हम कानून की बात करते हैं तो वो बोलते हैं चुनाव में हम दिखा देते हैं, उनको रेगुलाइज करते हैं। और ये अवैध रूप से सब चल रहा है। डेवलपमेंट प्लान बनाने के लिए 30-30 साल लगते हैं, 30-30 साल। जब डेवलपमेंट बन के आता है तो सिर्फ डेवलपमेंट हो जाती है, तो कौन निकाल सकता है उसको। तो ये जो अनुभव है, ये सब देखते हुए गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा है कि जिसका राजा व्यापारी उसकी जनता बन जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कंट्रोल ओनली पॉलिसीज। बहुत कम है उत्पादक लोग कि जो समय पे काम करते हैं। और इसलिए हमने जब मुंबई में फ्लाईओवर्स बनाए थे तो मैंने एक नियम शुरू किया कि जो एक दिन पहले काम करेगा उसको 1 लाख रुपए अवार्ड मिलेगा, और जो एक दिन लेट करेगा उसको 1.5 लाख रुपए फाइन। तो ये जो सांता क्रूज में आप जब बांद्रा के पुल से उठकर सांता क्रूज में ऊपर में ब्रिज पे चढ़ते हो तो एक मधुपान करके उन्होंने बनाया था। तो वो ब्रिज की कालावधि थी 4 साल, पर 1 लाख रुपए अवार्ड के कारण वो 17 महीने में। तो ये मोटिवेशन जो है, इंस्पिरेशन है, वो सरकार में गायब हुआ है। क्योंकि बहुसंख्या ऐसा होता है बहुत बार कि अच्छे काम करने वालों को सम्मान नहीं और बुरे काम करने वालों को सजा नहीं। तो किसी को लगता है कि उनका पेंशन तक भाई काटो, रिटायर्ड हो, विदाउट इंक्वायरी, और पेंशन लो, पीएफ लो, आराम लो। और यही स्थिति में चेंजेस तो होते नहीं। तो नेचुरली सबसे पहले जो है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी स्टार्टिंग फ्रॉम A to Z, ये डिटेल अगर आप ड्रिंकिंग वाटर के इसमें लाएंगे तो ये कंसेप्ट जो है A to Z वो जिम्मेदार होगा। और अभी हर सेक्टर में प्रॉब्लम है। अभी एक कंपनी हमारे यहाँ जो बड़े बड़े ब्रिज बनते हैं, तो एक कॉन्ट्रैक्टर ने बड़ा ब्रिज बनाया 36 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड। उसके जो बेरिंग्स थे तो करीब 90 बेरिंग्स रिप्लेस करने पड़े। तो बेरिंग रिप्लेस करने पड़े तो मैंने बोला क्या हुआ, तो बोले कंपनी का फॉल्ट। फिर अभी हमें 10-1 हजार करोड़ का ये कालिंदी कुछ का बड़ा एलिवेटेड रोड बना रहे जिसमें एक पिलर पर 4 दे रहे। तो कॉन्ट्रैक्टर को पूछा तो उसने कहा कि मैंने जो बेरिंग्स लाए वो मलेशिया से लाए। फिर दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को पूछा कहाँ से लाए, तो बोले इटाली से लाए। तो मैंने सेक्रेटरी को कहा कि जो इंडियन कंपनी है इसको लाइफ लॉन्ग ब्लैक लिस्टेड कर दो, इसको काम में रखना ही नहीं, इट शुड बी किक आउट फ्रॉम द सिस्टम, इसको काम ही नहीं मिलना चाहिए। बिकॉज क्वालिटी के बारे में अगर वो ब्रिज बेरिंग खराब होगा, ब्रिज गिर जाए तो कैसे होगा। एक्सपेंशन जॉइंट्स एक जगह अच्छे नहीं है, एक जगह अच्छे नहीं। मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री था तो जे हॉस्पिटल से बीटी तक एक फ्लाईओवर बना हुआ है, गवर्नमेंट ने बनाया। अभी भी आप जाइए उसका, पेट का पानी नहीं हिलता। तब मुझे याद है वर्ली बांद्रा के लिए और उसके लिए वो एक श्रीनिवासन करके हांगकांग के इंडियन ओरिजिन के तमिल थे, उनको हमने कंसल्टेंट करके दिया था। और आज भी उसके एक्सपेंशन जॉइंट कैसे थे। और ये जो एक्सपेंशन जॉइंट लाते हैं, जैसे कोई पेट साफ करना होगा किसी को तो एक बार पूल से चले जाओ, ऐसे धक्के मारते हैं। क्यों? क्योंकि क्वालिटी अच्छी है। पाइप कौन से यूज करते हैं आपको पता है कि पाइप को एथेनॉल कैसे मिलता है। अब आपको ये तय करना होगा कि डक्टाइल पाइप है तो डक्टाइल ऊपर। गेज क्या है? मैं मैसूर बेंगलोर हाईवे पे गया था। अब मैं भी कॉन्ट्रैक्टर का दुर्भाग्य कि मैं थोड़ा बहुत समझता हूँ। तो मैं गया और मैंने सेक्रेटरी और चेयरमैन के साथ एक जगह स्टील का फैब्रिकेशन किया। मैं उतर गया और मैंने उनके सामने कस के लात मारी, गिर गया। तो फिर मैंने उनको समझा इसका गेज कितना है। बोला इसका गेज है 22 का होगा। आपने लिखा था क्या कॉन्ट्रैक्ट में कि 16 गेज का ही चाहिए, 18 गेज का चाहिए? नहीं लिखा था। आपने अलाउ कर दिया, उसने कर दिया। अभी हमने प्री कास्ट को मैंडेटरी किया है। और प्री कास्ट को मैंडेटरी करने का नागपुर में देखो रेशीमबाग चौक में है और अनेक जगह पर ये नागार्जुन ने ब्रिज बनाया।
तो अभी यहाँ जो पिलर बीच में आया है, ये कंस्ट्रक्शन में भी हमें यूज करना चाहिए कि मेट्रो में और इसमें हम लोग डिस्टेंस बिटवीन टू पियर इज मैक्सिमम 30 मीटर। पर जो मलेशिया में रिसर्च हुआ कि जो ऊपर का बीम है वो स्टील फाइबर में कास्ट किया, और जब टेस्टिंग किया तो उसके बारे में ध्यान में आया कि वी कैन गो अप टू 120 मीटर। तो अब 120 मीटर से कॉस्ट कम हो जाती है। तो यह पूना में मैंने अभी 50,000 करोड़ के 6 ब्रिजेस बनाया, अभी भूमि पूजन के लिए 8-10 दिन में जाना है, और एक ही पिलर पर नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर, ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में मेट्रो बनती है। तो ये टेक्नोलॉजी में जो इनोवेशन हुआ है उसको हमने स्वीकारना चाहिए। ये मैं अक्सर 2 बातें कहता हूँ कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस वी नेम इट एज नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इन द फ्यूचर। तो पहली बात, अगर आपके पास ज्ञान होगा तो आपका यूज करो, नहीं होगा तो दुनिया में जिसका होगा उसको स्वीकार करो। नहीं मैं शाना हूँ जिप चुका। मैंने हमारे एक सेक्रेटरी को कहा था कि आपकी स्थिति ऐसी है कि रमी में एक जोकर होता है, कोई भी सीक्रेट में रहता है, आप सभी विषय के एक्सपर्ट होते हैं। अब मैं लिबर्टी ले सकता हूँ ये बोलेंगे, तो मैं कैसे एक्सपर्ट होगा? मैं IAS ऑफिसर नहीं हूँ, UPSC पास नहीं किया हूँ, इंजीनियरिंग को डिस्क्वालीफाई हुआ, तो मैं कैसे हो सकता? पर पब्लिक ने मुझे चुनकर दिया ना। आखिर तुमको तो फाइल मेरे पास ही लिखना, तो लिखो, तुमको जो लगता है वो लिखो। वन डिपार्टमेंट मेरे अकल से चलेगा, तुम्हारे नहीं पास, क्योंकि मुझे जनता ने चुनकर दिया। You write it what you like. तुमको जो लिखना लिखो, तुम्हारा अधिकार है, तो क्या करना ये मेरा अधिकार, आई एम रिस्पॉन्सिबल। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है कि जिसमें जो अच्छा होगा उससे, अभी जैसे मैंने कहा कि संजय जी ने ये किताब लिखी है, ये बहुत उपयोगी है प्रैक्टिकल लेवल पर, जिनको 24/7 को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करना। और ये इम्प्लीमेंटेशन जो है ये लगभग देश में फेल हो गया। मुझे लगता, मालूम नहीं मुझे, पर एक ही प्रोजेक्ट हुआ नागपुर का, बाद में कोई कुछ जगह कुछ हुए होंगे थोड़े बहुत, तो उसकी आज की स्थिति क्या है मुझे पता नहीं। ये जब प्रोजेक्ट हुआ, जब हमने जिद्दत के साथ किया, तो महानगर पालिका हमारी एग्जीक्यूटिव का बोलना ही अच्छा है। महानगर पालिका के बारे में मैं क्या बोलूँ, मैंने एक बार कहा था एक इंजीनियर को कि तुम कम से कम कचरे से, अभी आजकल हम लोग CNG बना रहे हैं, प्लास्टिक और ग्लास और मेटल निकल के सेग्रीगेट कर रहे हैं, उसका भी रिसाइकलिंग कर रहे हैं, गंदे पानी को बेचकर 300 करोड़ बेच रहे, साल के कमा रहे हैं। पर मैंने बोला तुम उसी के भी काम करिए, डुप्लीकेट डिग्री लेके आए हो क्या? आप जब उनसे बात करोगे तो डुप्लीकेट डिग्री कहाँ से आए? अब सरकार में सब चलते हैं, घोड़े भी बराबर चलते हैं, गधे भी चलते हैं, सबको समान अधिकार है, लोकतंत्र है। इसलिए मैं कहता हूं कि DPR अच्छा बनाकर परफॉर्मेंस ऑडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर व्यक्ति के परफॉर्मेंस की जब तुम रेटिंग करोगे तब तुमको क्वालिटी मिलेगी, और क्वालिटी नहीं मिलेगी तो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होगा। और इसलिए आज जो बातें मुझे आपको पहली बात कि DPR अच्छा बनना चाहिए, दैट इज द की ऑफ सक्सेस। और DPR में आपकी बात नहीं करो, मेरी हमारे यहाँ जो DPR बनाते हैं 70% लोग 100% बिल ही नहीं लेते। मैंने DPR बनाने वाले एक कॉन्फ्रेंस में गया था, ऐसे 400-500 लोग बैठे थे, तो मैंने कहा मैं सत्कार करना चाहता हूँ कि जिस DPR कंसल्टेंट ने 100% पेमेंट उस काम का लिया हुआ है, उसको बुलाकर मैं उसका सत्कार करना चाहता हूँ। संकोच मत करिए, स्टेज पर आइए, एक भी नहीं आया। क्योंकि 70% काम करने के बाद, पैसा लेने के बाद वो आता ही नहीं, क्योंकि इतना प्रॉब्लम है, वो आता ही नहीं। और इसलिए सबसे पहले जो है रिटायर्ड लोग जो है उनका उपयोग करके, एक बार मैंने ये भी किया था, एक जाजू करके थे, अभी IB के सेक्रेटरी थे, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, आंध्र प्रदेश, IT के एक्सपर्ट। तो मैंने कहा ये हर कंपनियों को, ये जो प्रोजेक्ट का DPR कंसल्टेंट है, ये जो इनके टेक्निकल स्टाफ है, इसका सॉफ्टवेयर डेवलप करो कि कौन है। में आया एक ही कंपनी में कोई नाम, आप क्या भी ऐसे ही होगा, कोई भी नाम है। फिर वो बोले कार्रवाई करो,
तो कार्रवाई करे और सभी डीपीआर वाले लिस्ट पर लोगे तो काम कौन करेगा? अब छोड़ दो, मतलब मेरा ज्ञान किधर होगा, अब उसमें से ये बात अभी भूल जाओ, क्योंकि काम करने के लिए कोई मिलेगा। पहली बात, हमें डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए पीएमसी जो आखिरी तक काम करेंगे, अभी जैसे मुंबई पुणे में हुआ था, एक्सप्लोजिव लाइसेंस उन्होंने डाला, एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस उन्होंने किया, लैंड एक्विजिशन उन्होंने किया, टेक्निकल सुपरवाइजन उन्होंने किया, सो एवरीथिंग ए टू जेड। और टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट 6-7-8 एजेंसी, इंटरनेशनल एजेंसी, जॉइंट वेंचर विद इंडियन कंपनी आई थी, और केवल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कोई 3% 3% होती है। और मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे जो इसका उदाहरण है, जो लोएस्ट आते हुए अंबानी, धीरूभाई अंबानी उस समय थे, उन्होंने 3600 करोड़ में कोट किया था, वो हाईवे हमने 1600 करोड़ में पूरा करके 2000 करोड़। और आज भी 27 साल के बाद रोड पे गड्ढा नहीं है। अच्छा हुआ। अब एक जोजिला टनल बनाई जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट, चौथी बार मैंने फाइल पर सही की, 12,000 करोड़ की। और जब मैं एक साल खुद बैठा रहा, टेक्निकल फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन ये वो एसोसिएट करके दिल्ली में ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इस पर काफ़ी ये किया, और बाद में टेंडर निकला तो हमारी कॉस्ट आई 5,600 करोड़, हमने 5,000 करोड़ बचा। पर एक बात मैंने याद रखी, इतने पैसे बचने के बाद भी एक पोस्ट कार्ड मुझे मिला नहीं आपके पैसे बचा, इसको लेना देना नहीं, कि सरकार ऐसी चलती है। और इसलिए आज सबसे पहले पीएमसी एंड प्रोजेक्ट डिजाइनिंग, ये हमारी बहुत बड़ी समस्या है। गूगल पे देखकर, ऑफिस में बैठकर, अंदाज से बैठकर डीपीआर करते हैं। फिर टेंडर बनाने में हमारा बड़ा एक्सपर्ट है, हमारे सब साहब लोग टेंडर बनाने में बहुत ही अच्छे, फटाफट टेंडर बनाते। अब टेंडर बनाने के पहले वो डीपीआर देखने का आपका काम है। कोई हमारा एनएचए का इंजीनियर आर कोई जाते ही नहीं। आज मैं हेलीकॉप्टर में जा रहा था, तो बेंगलोर से चेन्नई हम हाईवे बना रहे, एक्सप्रेस है, अब लगभग बन गया। अब हाईवे 2 घंटे में होगा दिल्ली से, चेन्नई से बेंगलोर। तो जाते जाते एक जगह मैंने देखा कि हाईवे के बीच में हाई पावर की लाइन आई थी। तो हमारे पांडे करके अच्छा अधिकारी थे, मेंबर एनएचए के थे, तो हेलीकॉप्टर बोलो देखो इसके प्रोटेक्शन आता। तो मैं पूछा उनको, पांडे जी मुझे एक बात बताओ कि तुमने डीपीआर बनाते समय ये टावर को छोड़कर अगर आप थोड़ा बाजू में हो जाते तो ये टावर शिफ्टिंग का काम नहीं पड़ता। मेरे तरफ देखते हैं, मतलब मुझे सही जवाब दो। बोले सर गलती हुई, और गलती की जिम्मेदारी वो कितना हुआ, 250 करोड़ शिफ्टिंग अप्रूवल। क्योंकि देखा जाए, फिर मैंने कहा कि आपका पीडीआर आर गया था देखने के लिए, कागज पे लिखता कोई नहीं। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम है, अभी हमारे यहाँ ये होगा कि आप पाइप अभी नाग नदी का जायका का प्रकल्प है 24 का, और अभी अमृत में एक पास हो। अब रोड खोद, जहाँ ये इतना अच्छा योगा हिंदुस्तान में एक्सपर्टाइज है, फिर तुम अच्छा रोड बनाओ तो दूसरी बार टेलीफोन वाले खोदने के लिए वो यहाँ पे तो अमृत योजना वाला है, देखते रहते रहा कब रोड अच्छा बनेंगे। अच्छा खोदते तो खोदते, आप मेरे साथ अधिकारी मुझे बता देना, तुमने खोदे हुए रोड को उसकी अच्छी स्थिति में लाकर छोड़ा है क्या, बताओ एक। कोई चिंता नहीं, लोग एक्सीडेंट होते गिरते हैं, कोई अच्छा। और हमारे यहाँ तो एक इंटरेस्टिंग था कि एक जगह ये भगवान नगर में एक बड़ा ऐसा काम का चला था, मैनुअल था बड़ा, और नगर सेवक ने उसमें लिखा था इनके सौजन्य से काम चला। 2 साल गड्ढा वैसे ही था। एक दिन मैंने बोला कम से कम तेरा नाम तो निकाल दे, मेरे सौजन्य से 2 साल लोगों को यहाँ अंदर जाने का ये सौजन्य क्यों दे रहा था, निकाल मेरा बोर्ड यहाँ से। बोले मैंने काम शुरू किया, बंद नहीं होता तो तेरा नाम से डालता करता हमारे पार्टी का। यदि देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी,
नो ओनरशिप, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ बिग प्रॉब्लम। समवेयर आप कम काम करें पर परफेक्ट काम। अभी हम जब ईपीसी में काम बंद करते हैं तो रोड में मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ता है, बीओटी में करते हैं 5 साल की डिफेक्ट लायबिलिटी क्लियर होता है नहीं। तो मेरा दूसरा सुझाव है कि 5 साल तक उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी उसकी रहेगी और उसके परफॉर्मेंस में उतना आउटपुट अगर नहीं निकलता है तो उसकी बैंक गारंटी जब्त होगी है डर, तो कॉन्ट्रैक्टर ठीक से काम करेगा। और उसको अगर ये तुम ये नहीं रखोगे तो वो भी उसको मालूम है ना, हफ्ता बांटता है वो सब काम लेने का बहुत डिसिप्लिन सिस्टम है। आप में से लोग ऐसे कोई नहीं है बराबर किसका परसेंटेज कितना वो बराबर पहुंचाता है और कचरा काम करके हमारे छाती में देते हैं और हम मंत्री करके एक बार उसका काटते और फिर जब घुमा घूम शुरू हो जाती है तो एक दूसरे के ऊपर ढकल दे जाता है। कोई आप में से ऐसा नहीं है, नहीं तो ऐसा आप बोलो इनको बुलाया कार्यक्रम में हमारे These are the practical problems। और इसलिए पहली बात तो ऐसी है कि मुझे ऐसा लगता है कि 5 साल की गारंटी पीरियड होनी चाहिए और ये अगर होगा तो अच्छा। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि गवर्नमेंट में 100% काम करने के बजाय हम पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में जाए। आप देखिए ये दिल्ली का एयरपोर्ट, तो मैंने एविएशन मंत्री को कहा कि तुम्हारा इनकम 2400 करोड़ रुपए साल का है, तुम 15 साल के लिए इसको मॉनिटाइज करो। अभी शिरडी का एयरपोर्ट ऐसे ही महाराष्ट्र सरकार ने बनाया और आरसीसी राम मेरे एमडी थे उन्होंने बनाया। तो मैंने कहा ये एयरपोर्ट आप 15 साल को करो तो महाराष्ट्र सरकार को भी 1000 करोड़ मिल जाएंगे और दिल्ली की सरकार को कम से कम 15,000 करोड़ मिलेंगे और मॉनिटाइज करके बाकी के प्रोजेक्ट। अब मैं जैसे रोड में काम करूँ, मेरे पास पैसे की कमी नहीं। आज मेरे पास 15 लाख करोड़ पड़े हैं, 15 लाख करोड़। मेरा प्रॉब्लम रिसोर्सेस नहीं है, मेरा प्रॉब्लम पैसा खर्चा नहीं होता। मैं जब कैपिटल मार्केट में मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में जिस दिन लड़ाई चल रही है तो इनविट मॉडल का लॉन्चिंग किया तो मैंने हमारे मेंबर फाइनेंस को बोला, वो एक्सपर्ट है, रिजर्व बैंक का डेप्यूटी गवर्नर के लेवल का आदमी। मैंने बोला तुमको और कोई वोट नहीं मिला ना, ये युद्ध का समय तुमने निकाला और मुझे बुलाया, मैं घंटी बजाऊंगा और नहीं रिस्पॉन्स मिलेगा तो बनना नहीं होगी। अभी तक मैं जहाँ करता हूँ वहाँ तो एकदम रेटिंग बढ़िया रहता है। 5-6 बार मैंने मार्केट में खूब पैसे मिले, आज क्या होगा तो सके पहले से तय मैं पता नहीं था ये तो मैं गया और उधर के साइड टाइम हमने जब उसको मैंने घंटी बजाई तो 7 घंटे में मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में हमारा इनविट मॉडल 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ, 7 टाइम्स। अब मैंने कहा कि रोड अब मुझे कोई फॉरेन इन्वेस्टर मेरे बात में नहीं। अब सरकारी कर्मचारी जो रिटायर्ड है, कांस्टेबल है, कंपाउंडर है, वो मेरे इनविट में पैसा इन्वेस्ट करे, मैं उनको 8.05% इंटरेस्ट वो मंथली भी दूंगा, ईयरली इंटरेस्ट और मंथली अकाउंट ऑफर में दूंगा। अब पहला इनविट का जो निकाला था उसकी वैल्यू 100 रुपए की 140 हो गई। तो मैं अब देश के गरीब लोगों को धनवान बनाना चाहता हूँ, धनवान लोगों को धनवान बनाने के लिए। इसलिए रोड सेक्टर में बोलता हूँ सब सरकारी कर्मचारियों को कि इधर पैसे डाल देंगे। NHI, ट्रिपल ए रेटिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप गवर्नमेंट 100% अथॉरिटी है और पैसा इन्वेस्ट करो, पैसे की कोई कमी नहीं। आपको एक बात बताता हूँ, आप कभी होगा तो इसका स्टडी करिए कि हमने मथुरा में, संजय मेरे साथ था, मैं वाटर रिसर्च मंत्री था, तो हाइब्रिड एन्युटी में 90 MLD स्लज को तो मैं रेलवे से जाता था दिल्ली, तो मथुरा स्टेशन के बाहर इंडियन ऑयल की रिफाइनरी है। तो अभी वैद्य साहब है, वो रिटायर्ड हो गए इंडियन ऑयल के चेयरमैन। तो मेरे मन में आइडिया है, तो मैंने इंक्वायरी की कि पानी कितना लगता है, कहाँ से लेते हैं, 25 करोड़ साल के पानी के लेके। तो मैंने वैद्य साहब को और सबको बुलाया, मैंने कहा हाइब्रिड एन्युटी में मैं प्रोजेक्ट करता हूँ और आपको पानी देता हूँ, आप 25 करोड़ यूपी सरकार को देते, उतने पानी के 20 करोड़ दीजिए। और हाइब्रिड एन्युटी में 40% फ्रॉम गवर्नमेंट एज ए इंसेंटिव सब्सिडी एंड 60% फ्रॉम द इन्वेस्टर।
त्रिवेणी इंजीनियरिंग कंपनी ने टेंडर जीता और जो 100 रुपए का काम है वो 40 रुपए में हुआ और 60 रुपए उसने डाले और 20 करोड़ 5 करोड़ इंडियन ऑयल की बचत हो गई और प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ। अभी नागपुर महानगर पालिका में हम पावर कोराडी खापरखेड़ा को पानी दे रहे, 300 करोड़ हमको साल के दे रहे। अभी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है। मैंने तो एक 49 नदियों का रिवर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स तैयार किया। मेरे पास वो खाता नहीं है, पर मैंने वो प्रोजेक्ट तैयार किया तो उसमें एक आइडिया थी कि हम लोग 140-120 मीटर विड्थ के कैनाल बनाएंगे और जो मिट्टी निकलेगी तो दोनों बाजू में 4-4 लेन का रोड बनाएंगे, तो रोड की कॉस्ट कम हो जाएगी। और उसके साथ साथ जो सरकार हमें स्टील और सीमेंट पर 18% जीएसटी रिवर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए जो स्टील सीमेंट बिल होगा उसमें 18% जीएसटी में 9% हिस्सा स्टेट का है और दैट विल बी ट्रीटेड एज इक्विटी गिवन बाय देम टू दिस प्रोजेक्ट, तो 9% हमको वापस करेंगे। और एग्रीगेट सैंड मुरुम सब रॉयल्टी फ्री है और लैंड एक्वायर करके देंगे, तो कम से कम प्रोजेक्ट कॉस्ट के 25 से 30% कॉस्ट ये स्टेट गवर्नमेंट की आएगी और 70% हम डालेंगे। और जो हाइड्रो पावर तैयार होगी उसका भी हम लोग मॉनिटराइजेशन करेंगे। तो जो 50,000 का प्रोजेक्ट है शायद हम लोग 25-30 हजार करोड़ में कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मॉडल इवन ड्रिंकिंग वाटर में भी करना चाहिए। अभी ग्राम पंचायत में हमारी वाटर स्कीम है और वो स्कीम ऐसी है कि हमारी ग्राम पंचायत और नगर पालिका हैबिचुअली ऐसे है, तो इलेक्ट्रिक का बिल नहीं होता और फिर पावर का डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो मैंने कहा भाई सोलर पे पावर चलिए ताकि इनको फ्री ऑफ चार्ज मिलेंगे, थोड़ा सा बैटरी बैकअप भी दीजिए ताकि 100% पावर तो नहीं कटेगी। अब हर कितने महाराष्ट्र के गांव, मैडम बता रहे कितने गांवों में ड्रिंकिंग वाटर स्कीम चालू है बंद है। एक तो पावर कनेक्शन तोड़ दिया इसने और जिन्होंने बिल न भरने के बाद भी जबरदस्ती हम प्रेशर ला के चालू करते, आमदार झगड़ा करते, मंत्री चालू, तो एमएससी भी ऐसा है बेचारी जो उसका अलग। मैं बाहर देश में जनरेशन कंपनी, ट्रांसमिशन कंपनी और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के टोटल लॉसेस 21 लाख करोड़ है, 21 लाख करोड़। क्या लेना देना? अब पानी के बारे में कितने लॉसेस है राज बस्तर जी ने सिखा नहीं होगा जो लिखेंगे तो गवर्नमेंट एक्सपोज होगा। कोई तो स्कीम प्रॉफिट में रहना भी संभव नहीं, पर पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अगर होगा तो देयर आर 4 मॉडल। एक तो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को मॉनिटाइज करो और मेंटेन करने के लिए प्रोजेक्ट। दूसरी बात बीओटी, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसपोर्ट, वो करो। हाइब्रिड एन्युटी में करो और ईपीसी में करने से प्रॉब्लम नहीं है। क्वालिटी अगर अच्छी रखनी है तो उसको 10 साल चलाना है तो अच्छी रखेगा, नहीं तो कोई रामराज्य है ही नहीं, जिसके हाथ में मिलता वो ठोक ही देता है। और इसलिए कौन से भी पाइप लगाए, हमारे यहाँ एनआईटी और कारपोरेशन का बेचारे एक तो मर गए, दोनों मर गए। एक श्रीनिवास पाटिल जो हमारे एमपी थे वो एनआईटी के चेयरमैन थे और बेड़िए साफ करके नागपुर के कलेक्टर थे और म्यूनिसिपल कमिश्नर थे श्रीवास्तव। तो एनआईटी ने क्या किया, पीवीसी पाइप लगाई और कारपोरेशन ने कहा लेआउट हम तभी लेंगे अगर ये पाइपलाइन हमको बदल के देंगे। तो पाइपलाइन वो बोले हमारी पाइपलाइन बराबर है क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो पाइपलाइन फूटे जाती थी। आखिर करके धीरे धीरे पूरा बिजनेस और वही विवाद में वो लेआउट ही ट्रांसफर किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट और क्वालिटी के साथ डिजाइनिंग, पीएमसी और उसके साथ अगर फिर होगा तो अभी हमारे यहाँ जो सोर्स है वाटर स्कीम का उसमें ही पानी नहीं है तो आप स्कीम वहां से क्यों करते हो? जहां से सोर्स सफिशिएंट है वो करिए। तो मुझे लगता है कि टोटल इसमें परफॉर्मेंस ऑडिट विद द पब्लिक सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर इसको आप विचार करें
और बेटर बेरोजगार अभियंता जो थे, मैंने पीडब्ल्यू मिनिस्टर था महाराष्ट्र में, तो मैंने सुशिक्षित बेरोजगारों को रोड मेंटेन करने के लिए 15 लाख करोड़ के काम विदाउट टेंडर देने की स्कीम निकाली। और इतने लोग अच्छे हुए कि अभी कब मुझे मिलते कोई मर्सिडीज में घूमता। तो इंजीनियरिंग के डिग्री लेने वाले लोग कॉन्ट्रैक्टर बने, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा और कॉन्ट्रैक्टर बने। अब जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कोई टेक्निकल एक्सपीरियंस वाले नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो छोटी स्कीम है, ये सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता को अगर हमने चलाने के लिए भी मॉडल बनाकर, और उसमें भी एक अच्छा है कि जैसे अभी कुछ चीज़ें होता है कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बेनिफिट। अगर आपने पूरी तरह सबको पानी दिया और रोज आपकी स्कीम अगर 8 घंटे चलेगी तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको नया कनेक्शन अगर आपने ढूंढकर चालू किया तो इतना पैसा मिलेगा। तो जो स्कीम में क्वालिटेटिव चेंजेस और रिफॉर्म होंगे उसके लिए उसको इंसेंटिव, तो ये कहीं ना कहीं ये प्रॉफिटेबल होगी। हमारे राजनीति में एक अर्थ होता है, सबने मिलकर काम करना, इसका अर्थ है किसी ने काम नहीं किया। हम सब एक है, इसका अर्थ है एक दूसरे के पैर खींचना। ऐसे सरकार ने हम सब ने मिलकर काम करना, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। ये सुनने के लिए और लिखने के लिए अच्छा, तो प्रैक्टिकली प्रॉब्लम है। और इसलिए आने वाले समय में पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, सरकार की पॉलिसी क्वालिटेटिव डीपीआर से लेकर पीएमसी तक, और फिर फाइनेंशियल ऑडिट से ज़्यादा प्रायोरिटी परफॉर्मेंस ऑडिट को, इसके आधार पर ही ये स्कीम सक्सेसफुल होगी। और मुझे विश्वास है कि जो संजय दास जी ने जो किताब लिखी है वो देश से एक बहुत ही हार्ट से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, पीने का पानी। अब जल मिशन के बारे में मैं कोई कमेंट्स करवा नहीं, क्योंकि मैं डरती हूँ क्या चल रहा है मुझे मालूम है, कुछ बोलूँगा तो मीडिया में छप के आता है। तो अभी आज बड़े प्रमाण पर सरकार चाहती है कि लोगों को पानी मिले। पैसा बहुत बड़ा सैंक्शन हुआ है, पर अब धीरे धीरे हमारी अन्य बातों में भी सुधार करके जो चैप्टर्स संजय जी ने अपनी किताबों में दी है, उसके आधार पर पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का उपयोग करके और परफॉर्मेंस क्वालिटेटिव ऑडिट के लिए ट्रांसफॉर्मेशन करना, और उसके लिए जिम्मेदारी पक्की होगी कि कहाँ कौन फॉल्ट किसका है। ऐसा नहीं कि फॉल्ट आने के बाद मेरे को मालूम है उसने किया, उसने किया, ये नहीं होगा। तो हम लोग ये सक्सेस स्टोरी बनाएंगे। पर जो चैप्टर्स संजय दास जी ने अपनी किताब में लिखी है, वो चैप्टर्स भविष्य की नीतियों बनाने के लिए बहुत उपयोगी हुई। नागपुर के बहुत होशियार छात्र थे, एनआईटी के थे, हमारे बहुत बचपन से मेरा उनका परिचय है, और निश्चित रूप से मैं भी उनको मानता हूँ कि वन ऑफ द ऑफिस है। इसलिए उनके एक्सपीरियंस के आधार पर लिखा हुआ किताब ये 24/7 की सक्सेस स्टोरी बनाने के लिए बहुत उपयोगी होगा। और ये जो नए लोग हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, विशेष रूप से जल प्राधिकरण में, इरिगेशन में, तो नए इंजीनियर्स ने ये किताब का अगर अध्ययन किया तो इसमें काफ़ी क्वालिटेटिव रिफॉर्म होगा और जो देश के लिए बहुत फायदे का होगा। मैं उनकी किताब के लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएँ देता हूँ। और मैं ये नहीं हूँ, और मैंने अपने मन में कुछ जो बातें थी वो कहीं भी आपसे संबंधित नहीं है। अगर कहीं मेरी टोपी अगर फिट बैठी होगी तो इसको योगायोग समझिए, क्योंकि मैं अपने अनुभव की बात कर रहा हूँ, NHAI की बात कर रहा हूँ, आपके लिए। फिर से एक बात संजय जी को और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।